प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम आज के वीडियो लेक्चर में जीवनी साहित्य की परंपरा और जीवनी साहित्य का विकास कैसे हुआ, इन चीज़ों को देखेंगे। चूँकि जीवनी साहित्य को पढ़ने से पहले आप जीवनी साहित्य के बारे में जानेंगे तो आपको और अधिक अच्छे से समझ आ जाएगा कि जीवनी साहित्य क्या है, इसका स्वरूप क्या है और इसकी परंपरा का विकास कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आधुनिक गद्य विधा के रूप में जीवनी निश्चित रूप से आधुनिक युग की ही देन है। आधुनिक युग हम कह सकते हैं दोस्तों कि हिंदी साहित्य का आधुनिक युग जब आया, अर्थात भारतेंदु युग जब आया, तब से जीवनी साहित्य फलता फूलता रहा, धीरे धीरे उसका विकास होता गया। यूँ परंपरागत दृष्टि से अगर हम देखें तो साहित्य के आरंभिक युग से ही जीवन चरितों के सृजन की परंपरा उपलब्ध रही है। अगर हम हिंदी साहित्य के आरंभिक युगों में जाएं, जैसे आदिकाल में जाते हैं, तो आदिकाल में भी हमें यह जीवन चरित्र दिखाई देता है। जैसे आदिकाल के चरित काव्य के जो काव्य नायक है, इसके जीवन चरित्र की ही कहानी पहले हुआ करती थी, किंतु वहाँ तथ्यगत सच्चाई की अपेक्षा कवि की कल्पना की ही प्रधानता ज़्यादा रहती थी। आदिकालीन वीर काव्य को भी हम देख सकते हैं, जिसमें राजा महाराजाओं के शौर्य और ऐश्वर्य की ऐसी गाथाएं थी जिनमें वीरता और श्रृंगारिकता के अधिक ज़्यादा रंजित कर दिया जाता था, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया जो चित्र है वह उपलब्ध होते थे। तो भक्ति काल में जैसे जैसे हम आए, भक्ति काल में भी भक्तों के जीवन आदर्शों की प्रस्तुति के लिए चरित लेखन की परंपरा को विशेष प्रोत्साहन मिला। और एक और जहाँ संतों के जीवन चरित्र पर आधारित परिचय नामक साहित्य लिखा गया, जैसे कबीर जी की परिचय में कबीर जी के जीवन चरित्र को दर्शाया गया, नामदेव जी की परिचय, रैदास की परिचय जी की परिचय, मलुकदास जी की परिचय, ये सभी जो परिचय लेखन हैं ये जीवन चरित्र पर आधारित लेख हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नाभादास जो हैं उन्होंने भक्तमाल, स्वामी गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णवन की वार्ता, उसी तरह 252 वैष्णवन की वार्ता तथा अष्ट सखान की वार्ता, इनकी रचना की। ये सभी जो ग्रंथ हैं वे जनता के बीच विशेष रूप से विख्यात रहे और इन ग्रंथों में जीवनी ही हमें मिलती है। ठीक है, इन सभी रचनाओं में देखा जाए तो इसमें तथ्यात्मकता का तो अभाव रहा, ठीक है, लेकिन भक्तों के प्रति आदर और प्रशंसा की अभिव्यक्ति के उद्देश्य से ये जो ग्रंथ हैं वो रचे गए थे। और इस ग्रंथ में कहीं कहीं अलौकिकता का पुट भी हमें दिखाई देता है। अर्थात लौकिक का अर्थ है संसार से जुड़ा होना, अलौकिक का अर्थ है इनमें जो बताए गए जो बातें हैं वो अलौकिक है। अर्थात ये जो हैं वे हमारे दैनिक, हमारे जो सामान्य जीवन है इससे जुड़ा हुआ ना होकर कुछ हम इसमें देख सकते हैं कि चमत्कारिक रूप से दिखाया गया है थोड़ा बहुत। तो साथ में जब हम आगे आते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जब हम प्रवेश करते हैं भारतेंदु युग में, तो भारतेंदु युग में ही अन्य गद्य विधाओं की भांति जीवनी के भी सृजन और विकास का पथ प्रशस्त हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि में भारतेंदु युग में मुख्यतः संत महात्माओं, राजा महाराजाओं, विदेशी शासकों, समकालीन राष्ट्रीय नेताओं, देशभक्त क्रांतिकारी युवाओं एवं साहित्यकारों के जीवन चरित्र लिखे गए। तो इन सभी के जीवन चरित्र
आधुनिक काल में आने के बाद लिखे गए, जैसे कि स्वयं भारतेंदु जी ने चरितावली की रचना की सन 1871 से 1889 ईस्वी के बीच। इसमें अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की संक्षिप्त जीवन चरित्र का संकलन है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यक्ति के जीवन चरित्र का संकलन है चरितावली में। पंच पवित्रात्मा 1884 इस शीर्षक से भारतेंदु जी ने मुस्लिम धर्माचार्यों की भी संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत की और इस युग की अधिकांश जीवनियों में किंवदंतियों के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, अर्थात सुनी सुनाई बातों के आधार पर इस जीवनी को बनाया गया और प्रायः वर्णन और विवरण ही यहाँ पे प्रधान रहे। फिर भी भारतेंदु, मुंशी देवी प्रसाद और कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने अपने चरित्र नायक की विशिष्टताओं को उभारने का प्रयास किया। इनके द्वारा रचित जीवन चरितों में प्रामाणिकता और रोचकता के गुणों का भी निर्वाह हुआ, यह दिखाई दे सकता है। आगे हम द्विवेदी युग में जब आते हैं तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जीवन चरित्र संबंधी 5 पुस्तकों की रचना की और इन 5 पुस्तकों में से 3 पुस्तकें प्राचीन पंडित और कवि सुकवि संकीर्तन तथा चरित्र चर्चा, इसका ये जो है बहुत ही उल्लेखनीय है। इनमें जीवनी का पुट हमें दिखाई देता है। उसी तरह प्रेमचंद के जीवन पर केंद्रित शिवरानी देवी अर्थात उनकी पत्नी की रचना प्रेमचंद घर में सन 1944 में लिखा गया और यह जो है एक संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई जीवनी है। तो इस प्रकार स्वाधीनता पूर्व युग में अर्थात स्वाधीन होने के पहले यद्यपि जीवनी की कोई स्थिर मानदंड नहीं था कि जीवनी का स्वरूप क्या होना चाहिए। एक विकासात्मक विधा के रूप में जीवनी में अनेक तत्वों और भाषागत विभिन्न शैलियों का प्रयोग होता रहा। वस्तुपरक तटस्थता की अपेक्षा यहाँ पे श्रद्धापरक दृष्टि ही प्रधान दिखाई देती है, लेकिन इन सब के बावजूद विषयगत विविधता इस युग के जीवनी लेखन की प्रधान प्रवृत्ति रहा। अपने चरित्र नायक के चुनाव में लेखकों ने व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया। इसके बाद जब स्वतंत्रता के बाद का युग स्वातंत्र्योत्तर युग आया तो यह जो युग है वह जीवनी विधा के उत्कर्ष का काल कहा जा सकता है। अर्थात इस काल में जीवनी बहुत अधिक मात्रा में लिखी गई। विषय वस्तु और अभिव्यक्ति दोनों की दृष्टियों से स्वातंत्र्योत्तर युग में विकास की नई संभावनाएं सामने आईं। संक्षिप्त जीवन चरितों के सृजन की अपेक्षा लेखकों की प्रवृत्ति व्यक्ति को उसके व्यापक युग संदर्भों से जोड़कर देखने की रही। अर्थात छोटी छोटी जीवनियाँ जो पहले लिखी जाती थी अब लंबी और ग्रंथात्मक जीवनी है वो ग्रंथात्मक रूप जो है धारण करने लगी। तो स्वातंत्र्योत्तर युग में साहित्यकारों का जीवन जो है वो उसके कठोर यथार्थ से सीधा साक्षात्कार हुआ, मतलब साहित्यकारों की जीवनियाँ लिखी गई। फलतः जीवनीकार का भी अपने चरित्र नायक के प्रति अंध भक्तिपरक दृष्टिकोण जो था वह परिवर्तित हो गया। अब जीवनी चरित्र नायक का प्रशस्तिपरक चित्र न होकर अपने व्यक्तित्व का गुण दोषपूर्ण चित्रण होने लग गई। तो इस प्रकार परिवर्तन हुआ और इसी परिवर्तित दृष्टिकोण ने जीवनी के स्वरूप को प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता प्रदान की। अब जीवनी के जो चरित्र नायक हैं वे अति मानवीय चरित्र न होकर
हाड़ मांस युक्त ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हुए जो जीवनगत संघर्षों के बीच जिसका जीवन मानव मात्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। स्वातंत्र्योत्तर युग में भी जीवनी के चरित नायकों का चुनाव जीवन के विविध क्षेत्रों से किया जाता रहा, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों के चरित नायक सामने आए जीवनियों में, जैसे धार्मिक क्षेत्र के, सामाजिक, राजनीतिक तथा साहित्य, इन चारों क्षेत्रों के। तो इन सभी क्षेत्रों से संबद्ध विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जीवनीकारों ने जीवनी लेखन किया और ये आकर्षण का केंद्र बने रहे। और इस युग की कुछ महत्वपूर्ण जीवनियों इन्हीं के जीवन पर केंद्र में रखकर लिखी गई है, इसको हम देखते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में से संबंधित व्यक्तियों पर जीवनी लिखने वाले साहित्यकारों में पंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम विशेष सम्मान का अधिकारी है। इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के ऊपर जीवनी लेखन का कार्य किया। ये साम्यवादी विचारधारा को उसके पूर्ण परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने तथा साम्यवादी नेताओं के प्रति आस्था उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने 1953 ईस्वी में स्टालिन की जीवनी, 1954 में कार्ल मार्क्स की जीवनी तथा लेनिन की जीवनी और 1956 में माओ त्से तुंग की जीवनियाँ लिखी। इसी श्रेणी में रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा कार्ल मार्क्स तथा जयप्रकाश नारायण की जीवनियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। समकालीन राजनीतिक नेताओं के जीवन को केंद्र में रखकर जो जीवनियाँ लिखी गई हैं उनमें ओमकार शरद जी के द्वारा लिखित राम मनोहर लोहिया सन 1977 में लिखी गई और इस युग में यह जो जीवनियाँ हैं वो प्रमुख रही है। गद्य की आधुनिक विधा में जहाँ जीवनी अपने पूर्ण उत्कर्ष पर दिखाई देती है, वह है अपने समय के प्रसिद्ध साहित्यकारों पर लिखी गई जीवनियाँ। अर्थात साहित्यकारों के ऊपर जो जीवनियाँ लिखी गई, इसी से जीवनी विधा का उत्कर्ष हुआ। एक लेखक के व्यक्तित्व, उसके युग तथा उसकी रचना प्रक्रिया को समझने में ये जीवनियाँ सहायक रही है। और इस दृष्टि से पत्रकार ऋषि जैमिनी, कौशिक बारुआ, इन दोनों के द्वारा लिखित माखनलाल चतुर्वेदी जी की जीवनी 1960 तथा प्रेमचंद जी के जीवन पर केंद्रित उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखित कलम का सिपाही 1962, साथ ही डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा रचित निराला की साहित्य साधना का प्रथम खंड 1969 में लिखा गया तथा सुप्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई जीवनी जो है आवारा मसीहा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये जीवनियाँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो कि जीवनी के स्वरूप को बताता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जीवनी लेखन के जो बीज हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में दिखाई पड़े थे, वे आधुनिक काल में पूर्णतः पल्लवित और विकसित हुए हैं। आधुनिक काल में जीवनी गद्य साहित्य की एक सशक्त विधा बनकर उभरी है, न केवल परिमाण की दृष्टि से बल्कि विविधता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से भी जीवनी जो है इसका उत्तरोत्तर विकास हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जीवनी लेखन की परंपरा को देख लिया बहुत अच्छे से। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक महत्वपूर्ण जीवनी को प्रस्तुत करेंगे जिसका नाम है कलम का सिपाही। ठीक है, तो देखना ना भूलिएगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।